सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम उन खबरों की बात करेंगे जो आज सुबह से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो हरियाणा के नूंह में जिस हिंसा की शुरुआत सोमवार को हुई थी, अब उस हिंसा का असर पूरे यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में पुलिस सक्रिय हो चुकी है, पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। तो जहां एक तरफ सियासत अपने चरम पर है, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी रणनीति को तैयार करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आगामी 5 से 7 अगस्त तक बैठकें देखने को मिलेंगी और ये बैठक यूपी में होंगी, जहां मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से अपने जो सभी सांसद है, विधायक है, उनको जीत का मंत्र देते हुए जो तमाम दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो नजर आएंगे। तो वहीं टिफिन बैठक का जवाब देने के लिए भी समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति तैयार हो चुकी है। तो अब बने रहिए, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू की है और 5 अगस्त तक फिलहाल इंटरनेट की सेवा को भी बंद कर दिया है। मामले में गिरफ्तारियों का भी दौर जारी है। तो राज्य सीमा से सटी दिल्ली और यूपी के जिलों में हिंसा की आग फैलने का खतरा बना हुआ है और अब यूपी में भी अलर्ट जारी है। जहां एक तरफ कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर और अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और कार्रवाई किए जाने की भी लगातार मांग उठाई जा रही है। तो रुक करते हैं गौरव का इस खबर पर। तमाम अपडेट के लिए गौरव इस खबर पर लाइव हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लगातार नो हिंसा की जो आग है वो यूपी में फैलती हुई नजर आ रही है। वीएचपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्रवाई किए जाने की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस किस तरीके से तैयार है? देखिए यहाँ पर अलर्ट पहले मुस्कान कर दिया गया है और चूंकि यहाँ पर हरियाणा के तमाम जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से लगे हुए होते हैं और चूंकि एनसीआर का पूरा इलाका भी वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, तो जिस तरह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मानेसर में भी एहतियात बरती गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, नेट बंद है। इसी तरह यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पूरी तैयारी यहाँ पर करके रखी गई है, अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी वह यहाँ पर नेट बंद नहीं हुआ है क्योंकि कोई अपनी घटना की वहाँ पर सूचना नहीं मिली है, पर चूंकि यहाँ पर घटना ना हो जाए, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ना हो जाए और यहाँ पर मामला और ख़राब ना हो जाए, इसको लेकर यहाँ एहतियात बरती गई है। और इसको लेकर तमाम सीमावर्ती ज़िले हैं जो हरियाणा के जुड़ते हैं, वहाँ पर एहतियात के तौर पर वहाँ पर पुलिस को बता दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर बजरंग दल के और बीएसएफ के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं या विरोध जता रहे हैं, वहाँ पर ख़ास तौर से वहाँ पर जो चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, जिससे वहाँ पर कोई अपनी घटना ना हो या वहाँ पर कोई विरोध के चलते वहाँ पर कोई अलग तरीके से कोई बयानबाजी ना हो सके। हालांकि बयानबाजी पर भी यहाँ पर पूरी तरह नियंत्रण की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही आगाह कर चुका है कि जुलूस निकल सकते हैं और पर इस तरह से अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी देता है तो उस पर आपको रोक लगानी है। और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे को लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरी एहतियात बरत रही है। मुस्कान, ठीक है, देखिए गौरव, जिस तरीके से वीएचपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो हरियाणा सरकार है वो मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो जो ये देखिए मुस्कान, दंगे की आग है ये अन्य प्रदेशों में भी जल्द ही फैल जाएगी। बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पे हरियाणा सरकार पूरी संजीदगी से यहाँ पर चर्चा कर रही है, जांच कर रही है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जिस तरह 6 लोग मारे गए हैं, वो यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और ये कार्यक्रम जो नूंह में हो रहा था बीते सोमवार को, वो हर साल में होता था और वहाँ पर अगर कार्यक्रम हो रहा था तो 3000 से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी हिंदू समुदाय की उस कार्यक्रम के दौरान। तो वहाँ पर पुलिस की इतनी संख्या कम क्यों थी और 4.5 घंटे लगभग ये आतंक चलता रहा, उसके बावजूद वहाँ पर कड़ी कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की गई? जब वहाँ पर आगजनी की जा रही थी, जहाँ पत्थर फेंके जा रहे थे, उस समय पुलिस बल वहाँ पर त्वरित क्यों नहीं पहुँचा था? और तमाम जो पुलिस की वहाँ पर भेज कर और त्वरित गिरफ्तारियाँ हो सकती थी, मामले को संभाला जा सकता था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी घेरे में है कि अगर चूंकि यहाँ पर मनोहर खट्टर जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से साजिश है, सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को यहाँ पर इनपुट क्यों नहीं मिला, उनकी गोपनीय तंत्र यहाँ पर फेल क्यों हो गया और लगातार ये पूरा मामला चलता है, घटनाक्रम चलता रहा, पर वहाँ पर
बड़ी संख्या पुलिस बल ना पहुंचा के इसको स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, ये भी बड़ा प्रश्न है। अब चूंकि यहाँ बिल्कुल पर गौरव, कार्रवाई हो तमाम रही है, लोग सवाल है, गिरफ्तार हो लेकिन चुके हैं हरियाणा के सीएम और तो सबसे यही महत्वपूर्ण कह रहे बात है हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो हर एक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता है। प्रदेश के हर एक नागरिक की सुरक्षा पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। तो अगर सरकार पल्ला झाड़ेगी, सरकार जो पुलिस वाले इसमें संलिप्त हैं, अगर उनको बचाती हुई नजर आएगी, तो फिर आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे होगा? जो साजिश करता है उस तक आखिर फिर पुलिस कैसे पहुंचेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुस्कान अहम कड़ी है, पर हालांकि यहाँ पर मनोहर खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो हमेशा यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर साजिश है। पर साजिश, उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी के लिए पुलिस बल सुरक्षा देना नहीं जा सकती, वो भी सही बात है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। पर जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है, तो गोपनीय तंत्र वहाँ पर क्या कर रहा था? क्योंकि जो गोपनीय तंत्र होता है उसकी व्यवस्था ये रहती है, वो देखता है कि कहीं कोई अप्रिय सूचना हो जाए। क्योंकि जब भी मुस्कान कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई जुलूस निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो बाकायदा उसको प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है और प्रशासन को जानकारी होती है कि इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलने जा रही है और बाकायदा वहाँ पर इतने सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो प्रशासन भी चाक चौबंद रहता है और तमाम तरह की निगरानी करता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। तो यहाँ पर साजिश बताना तो बड़ा आसान है, पर यहाँ पर गोपनीय तंत्र के फेल होने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर सीएम मनोहर खट्टर की है। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई गलत हुआ है, 6 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की भी है। जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने गोले चलाए, जिन्होंने आतंक किया, जिन्होंने व्यवस्था को चौपट किया, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगाई, वो तो जिम्मेदार हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप प्रत्येक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक निगरानी तो बना सकते हैं, इनपुट तो ले सकते हैं कि अगर ऐसी कोई उम्मीद लगती है तो किस तरह नियंत्रण किया जाए। 1000 लोग, जानकारी मुताबिक 1000 ज़्यादा से लोगों की भीड़ वहाँ पर विरोध करने पहुंची थी, पत्थरबाजी की है। 1000 से ज़्यादा लोग एक साथ चले जाते हैं और सरकार के तमाम नुमाइंदे और सरकार का तंत्र उनको समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता है, असले के साथ जाते हैं, पत्थर के साथ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूचना तंत्र को फेल है, गोपनीय तंत्र भी यहाँ पर निश्चित रूप से नाकाम रहा है, तभी इतनी बड़ी लेकिन घटना देखिए नून में हुई गौरव, है। हर बार चुनाव से पहले ये समुदाय के बीच में विवाद, दो धर्मों के बीच का विवाद, आखिर चुनाव से पहले ही इस तरीके के हिंसक झड़पों की खबरें क्यों तमाम प्रदेशों से सामने आती हैं? चुनाव के वक्त ही ऐसी झड़प क्यों होती है? देखिए मुस्कान, अब झड़प चुनाव के समय होती है या चुनाव के समय नहीं होती है, ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24 चुनाव आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं इसको लेकर सरगर्मी का दौर जारी है, चाहे धार्मिक मुद्दों की बात करें और चाहे अन्य मुद्दों की बात करें। पर यहाँ पर चुनाव के पहले कहना कोई अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जब पिछली बार, अभी 2022 की बात आपको बता रहा हूँ कि जब रामनवमी के जुलूस निकाले गए थे राजस्थान में, उस समय भी जुलूस पर पथराव हुआ था और पथराव क्यों हुआ था ये सब जानते हैं, किस तरह वहाँ पथराव किया था, विरोध किया गया था। तो यहाँ पर केवल चुनाव को न देखते देखते, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि जानबूझ के ऐसा एजेंडा बनाया जा रहा है, जानबूझ के कुछ ऐसे लोग हैं जो एक साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं इस घटनाओं के अंजाम देने से जो मुस्लिम वर्ग है, जो हमारा साथी वर्ग है, वो भी यहाँ पर बदनाम हो रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर धर्म गुरुओं को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं और किसी की धार्मिक यात्राओं में, किसी त्योहार में खलल डाल रहे हैं, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। और एक संदेश वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और कम से कम एक संदेश वो भी देना चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ ना दिया जाए और ऐसे लोगों की साजिश का हिस्सा ना बना जाए जो यहाँ पर किसी दूसरे धर्म की यात्रा को, जुलूस को निशाना बनाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर विवादों के साथ ही सुनवाई का दौर भी जारी था। अब इस फैसले पर जो एएसआई है उसके सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को अब मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी कि सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया और फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की अब मीटिंग भी हुई है। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। तो भाई इस पूरे मामले को लेकर अब मुस्लिम पक्ष लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस पूरे मामले को लेकर
अपना जो फरमान है वो सुना चुका है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो पहले आप जिला कोर्ट जाए, जिला कोर्ट के अगर फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाएं। और हाई कोर्ट में भी आप कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये मुस्लिम पक्ष को झटका देता हुआ नजर आया है, क्योंकि एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब मंजूरी दे दी है। और एएसआई सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद अगर आज मौके पर बात करें तो फिलहाल एएसआई की टीम और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनके बीच आज एक अहम बैठक भी हुई है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर लगातार अटकलें यही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। सुहानी इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तो देखिए सुहानी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को तो मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे दो सवाल काफी अहम हो जाते हैं कि एएसआई सर्वे सुहानी कब से होना है और क्या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? जी जी, मुझे बता दें कि ये मामला जो है अभी का नहीं है, ये 350 साल पुराना मामला है। वही जो हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे एक विश्वेश्वर मंदिर है और इसका पूजा करने के लिए जो कोर्ट है वो हमें आदेश दे। वही हिंदू जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक जो है ज्ञानवापी मस्जिद है जिसे औरंगजेब ने बनाया था। और इसी मामले को लेकर 1919 से जो है आज लड़ाई, आज भी ये विवाद जो है चलता आ रहा है और ये विवाद अभी तुल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये मामला 1991 में जो केस हुआ था उसमें साफ तौर पर कहा हिंदू पक्ष के कुछ जो वरिष्ठ जो वहाँ के पूजनीय जो वहाँ के थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पे मंदिर है और हमें पूजा करने के लिए पूरा अधिकार दिया जाए। लेकिन उस टाइम जो है कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया था वर्शिप एक्ट के जरिए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ दिनों के लिए मामला को जो फैसला रख लिया गया था। वही अब सबसे पहले तुल जब आया मुस्कान की, जब 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए याचिका दाखिल की और याचिका के बाद जब उस पर फोटोग्राफी का जब आदेश हाईकोर्ट ने दिया और जब फोटोग्राफी हुआ तो उसमें एक सर्वे के बाद पता चला कि उसमें एक वजूखाना है, जिससे कि हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वजूखाना नहीं, वो एक जो शिवलिंग है आकृति नुमा है। और इसी पक्ष को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ये विवाद जो है अभी तो 2023 आ गया है और इस पर कोई फैसला नहीं आया है। वही साफ तौर पर यह कहना है कि जो वजूखाना है उसको पूरी तरह से एक उसको सुरक्षित कर लिया गया है और अब जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है कि पूरे तरह से इसे अब सर्वे कराया जाए और एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का बड़ा एक जीत हुआ है और वही मुस्लिम पक्ष का एक झटका भी लगा, क्योंकि कह सकते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो शुरू से यही कहते आ रहा है कि ये अब जो है ये एक ज्ञानापी मस्जिद है और वजूखाना, इसमें कोई भी मंदिर नहीं है, वो दावा अभी भी कर रहा है और इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और साथ ही अब बता दें कि ये जो मामला है हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह रहा है कि 4 जुलाई तक मुझे सर्वे करके इसका रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन फिर ये बीच में रोक दिया गया। और वही अब बता दें कि कल से शुरुआत फिर से एएसआई सर्वे होगा और ये पता किया जाएगा कि आखिर वो वजूखाने या शिवलिंग है। वही आपको बता दें कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सर्वे कल से शुरू होगा। आपको बता दें सर्वे की शुरुआत होगी, लेकिन अटकलें तो यही है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए क्या मुस्लिम पक्ष को कोई समय दिया गया है कि वो कुछ समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं? जी मुस्कान, जैसे कि मुस्लिम पक्ष लगातार इसको दावा कर रही है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ये कोई यहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है, लेकिन तथ्यों के माने तो इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि 2050 सन में जो विक्रमादित्य ने इस पे मंदिर जो बनाए थे, विश्वेश्वर मंदिर बना था, तो कहीं ना कहीं तो तथ्य जो साक्ष्य है वो ये कहते थे कि खास तौर पर इनमें जो तथ्य मिल रही है, जिस तरह से त्रिशूल मिलने की बात की गई, पूजा पाठ की जो अक्षत फूल मिलने की बात की गई, उसमें आकृतियाँ देखी गई, तो हिंदू पक्ष पूरा अपने दावा कर रहा है कि कहीं वो मंदिर है। वही जो नंदी को देखा गया है कि नंदी जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ अपना मुख करके बैठे हुए, तो ये पूरा हिंदू पक्ष अपने तथ्यों को लेकर मजबूत है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है साफ तौर पर इस पर नकार रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है और वो अपनी हाई कोर्ट के जो फैसला है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट का जो मामला है, जो फैसला है, उसको ना मानते हुए वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और इसे लेकर अभी तक कोई ये नहीं है कि कब वो जा सकते हैं, अभी ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन कल से जिस तरह से सर्वे होगा तो लगातार कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जब फैसला आया तो क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या?
जी मुस्कान, जो प्रतिक्रिया है, जो रहमान बुर्क जो है ना, साफ तौर पे कहना है कि अल्लाह और भगवान एक है और किसी के ना हिंदू पक्ष की जीत हुई है ना मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है। इसमें सत्य की जीत हुई है। अगर सही में अगर जो सर्वे होता है उसमें साक्ष्य मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद है या शिवलिंग है। तो इस तरह से तमाम जो नेता है उनका भी लगातार इस पर ट्वीट आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें सत्य की जीत हुई है। भगवान भोलेनाथ जो चाहते थे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं भोलेनाथ का ये एक संकेत भी हो सकता है, जिस तरह से सर्वे करने पर तमाम साक्ष्य जो मिल रहा है। तो इस तरह से तमाम जो नेता है वो भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वही हाल में सुहानी, देखिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जब एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है तो एएसआई की पूरी टीम और जिला प्रशासन के बीच आज एक अहम बैठक हुई है, क्योंकि लगातार आप जिक्र कर रही है कि कल से एएसआई सर्वे की शुरुआत होगी। तो आज इस बैठक में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिस पर बातचीत की गई है? जी मुस्कान, जिस तरह से कि आज एसआई सर्वे के साथ साथ जो वहाँ के जिला जो पदाधिकारी थे उनकी बैठकें हुई और साफ तौर पर उनके बैठकें होने के बाद ये बात कहा गया कि जब ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे कराया जाए तो उन्हें बिना तोड़फाड़ के मस्जिद के बिना खुदाई के साथ उसका सर्वे होगा। वही साफ तौर पर बता दें कि वांदनी जो थी उन्होंने एक याचिका और दाखिल की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो जो है कि तथ्य उनको मिटाने की कोशिश की है, तो इसे लेकर जो मुस्लिम पक्ष के लोगों को वहाँ जाने का रोक लगाया जाए। वही साफ तौर पर ऐसी कई याचिकाओं पे भी बात हुआ। उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो भी सर्वे है वो पूरी सुरक्षित के साथ सर्वे किया जाए और जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे बिना नुकसान के साथ वहाँ पे सर्वे हो। वही बात करें तो धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी फिर से बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के 6 रीजन के पदाधिकारी शामिल होंगे। 5 अगस्त से शुरू होने वाली बैठक 7 अगस्त तक चलेगी और हर दिन 2 क्षेत्र के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव और अभियान को लेकर इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के आने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूपी फतह के लिए लगातार अपना प्लान बना रही है, रणनीतियां तैयार कर रही है। तो वही 5 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में खास बैठक हो रही है, जिसमें हर एक क्षेत्र के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आगे किस तरीके से रणनीति पर काम करना है, रोड मैप क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही जीत के लिए क्या मूल मंत्र होगा, क्या मूल मंत्र दिया जाएगा, इस पर भी अब खासी नजर होगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लिए इस बार यूपी के चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है, रणनीति को बनाती हुई नजर आ रही है और बनाई हुई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। टिफिन बैठक के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के जरिए, साथ ही पसमानदा स्नेह यात्रा के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से 5 अगस्त को यूपी में बड़ी बैठक करेगी और ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आगे का रोड मैप क्या है और आगे के लिए प्लान क्या है, उस पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ ही सांसदों को एक्टिव करना है, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। तो गौरव, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूपी के चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी है। तो वहीं आगामी 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होनी है यूपी में। उस बैठक में कौन कौन शामिल होगा गौरव, और आगे की रणनीति पर क्या चर्चा की जाएगी इस बैठक में? नमस्कार। यहाँ पर चूंकि चुनाव की तैयारियां बहुत जरूरी हो, जिस तरह से हमने देखा है बीजेपी लगातार बोल रही है कि 80 सीट जीतने का यहाँ दावा कर रहे हैं, केंद्र सरकार की हैट्रिक की बात कर रही है
और निश्चित रूप से तमाम तरह हम देख रहे हैं उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं कि 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो 80 सीटों को जीतने की कवायद लगातार चलती जा रही है, लगातार तमाम तरह की जो उनके कार्यक्रम है उनका दौर भी लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से 5 से 7 अगस्त तक मीटिंग होनी है, तो यहाँ पर जो नए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है चूँकि चुनाव यहाँ पर पास में है और बहुत दूर नहीं है, समय कम बचा हुआ है, तो ये भी कहा जा रहा था कि 40 से 45 जिलाध्यक्ष यहाँ बदले भी जा सकते हैं। तो शायद उनके नामों की घोषणा भी यहाँ हो सकती है। इसके साथ साथ किस तरह से यूसीसी मुद्दे को लेकर, ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाना है, इसको लेकर लगातार बैठकें होंगी। और चूंकि यहाँ 5, 6, 7, 3 दिन का समय लगाया गया है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पूरे 6 भागों में बांटकर अलग क्षेत्रों में, चाहे काशी क्षेत्र की बात करें, चाहे अवध क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पश्चिम क्षेत्र की बात करें, तो सभी क्षेत्रों की यहाँ पर बैठक होगी। क्षेत्र की बात करें तो सबकी यहाँ बैठक होगी और बैठक के माध्यम से जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनसे मिला भी जाएगा। जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा भी यहाँ पर हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर 24 की रणनीति किस तरह बनानी है उसको भी देखना अहम होगा। मुस्कान, ठीक है गौरव, देखिए कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति को तैयार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। तो क्या जब जिलाध्यक्षों के नए नामों का ऐलान होगा तो कुछ नए नामों का भी ऐलान किया जा सकता है क्या गौरव? देखिए बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर बैठक होगी, यहाँ पर क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठक करेंगे, उसका फीडबैक लिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर नए जिलाध्यक्षों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कई समय से इसकी चर्चा चल रही थी कि जो पुराने जिलाध्यक्ष है वो हटाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कहाँ कितना हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांसद का फीडबैक भी लिया जाएगा, इसके अलावा क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊँ मुस्कान कि यहाँ पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तमाम नाम, अगर लखनऊ की बात करें या जिलों की बात करें, तमाम तरह के नाम चर्चाओं में आने शुरू हो गए। अब यहाँ पर जिम्मेदारी किसको मिलती है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी केवल जिलाध्यक्ष की नहीं बल्कि जिम्मेदारी यहाँ पर 24 चुनाव की रणनीति को लेकर है। अगर 24 चुनाव में ठीक है गौरव, लेकिन देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, बैठक के जरिए फीडबैक लेने की भी कोशिश कर रही है, चाहे वो महाजन जनसंपर्क अभियान की बात हो, चाहे वो टिफिन बैठक की बात हो, हर एक रणनीति का भारतीय जनता पार्टी अक्सर फीडबैक लेती है। तो ये फीडबैक लेना इतना जरूरी क्यों है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए मुस्कान, या फीडबैक लेना से ज़रूरी है क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं, आप भी जानती हैं कि जिलाध्यक्ष बदलने का नाम चर्चा चल रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं, कई सांसदों को टिकट भी यहाँ काटे जा सकते हैं, कईयों को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और रणनीति के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों से चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्चुअल फीडबैक की बात करें तो क्षेत्रीय पदाधिकारी बताते हैं कि कौन क्या सही चल रहा है और यहाँ पर एक दूसरे का फीडबैक लेकर ही एक नीति तैयार की जा सकती है, जिलाध्यक्ष को लेकर या 24 चुनाव के लिए लेकर, लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर। तो यहाँ पर जो नीति है वो केवल एक है कि 80 सीट जीतना है और नीति के तहत यहाँ पर किस तरह जनता के बीच जाना है, रणनीति कैसे बनानी है, पदाधिकारी कैसे बनाने हैं, समीकरण कैसे स्पष्ट करने हैं, क्योंकि कई जिलों में समीकरण भी बहुत जरूरी है कि जहाँ पर जिस तरह की आबादी है वहाँ पर उस हिसाब से जिलाध्यक्ष नियुक्त करना, ये भी एक अहम कड़ी होती है मुस्कान। तो कई कुल मिलाकर 24 चुनाव की लेकर रणनीति है और रणनीति बेहतर किस तरह, इसके लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा है मुस्कान। लेकिन देखिए गौरव, मिशन 80 का लक्ष्य ये तो जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जो सपा का गढ़ कही जाती हैं, तो वहीं रायबरेली को अभी भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? क्या मिशन 80 वाकई में पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी जिसका जिक्र कर रही है? देखिए मैं मुस्कान, मिशन 80 यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था कि 2014 चुनाव देखा था कि मोदी लहर थी और पूरी तरह से 71 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, केवल 8 सीटें वहाँ पर बच पाई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब बीजेपी 71 सीट ला सकती है तो कहीं बीजेपी यहाँ पर 80 सीटें भी ला सकती है, पर चूंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पर तमाम सीटें ऐसी है जहाँ पर एक छत्र राज रहा है, चाहे मुरादाबाद की बात करें वहाँ पर सपा सांसद ST हसन है, इसके अलावा अगर हम संभल की बात करें तो वहाँ पर सफरमान बर्क वहाँ पर मौजूद है, रायबरेली की बात करें तो वहाँ पर सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, पुश्तैनी सीट वहाँ पर रही है। तो तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भी अब विचार करना होगा और वास्तव में अगर बीजेपी चाहती है 80 सीटें जीतना है तो तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात करें वहाँ पर बीजेपी अपने सहयोगियों को सीट देने पर विचार कर रही है, जिससे कि जोखिम कम लेना पड़े। चाहे हम अपना दल की बात करें, चाहे निषाद पार्टी की बात करें और चाहे हाल में ही संगठन में शामिल हुई, गठबंधन शामिल हुई सुभाषपा की बात करें, पूर्वांचल के जो अधिकांश सीटें हैं मुस्कान, वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो सहयोगी दल हैं उनको दी जाए, जिससे जोखिम कम रहे, वो मेहनत करेंगे। और चूंकि उनका समीकरण स्पष्ट करता है, जाति वर्ग विशेष समीकरण
अगर वहाँ पर है तो निश्चित रूप से उनको देकर बीजेपी कम जोखिम रहेगी और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पश्चिम की सीटों पर रहेगा कि जहाँ पर लगातार लोग जीतते चले आ रहे हैं। एक प्रकार से उनका अनुभव भी है और एक इतिहास भी है, उस इतिहास को कैसे बदलना है, क्योंकि 80 सीट जीतने के लिए आपको केवल रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी बल्कि इतिहास भी बदलना पड़ेगा। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिफिन अभियान का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी सभी जिलों में जातिवार चौपाल भी लगाते हुए नजर आएगी और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। और ये फैसला अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त लिया है जब 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए अब काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने के साथ ही अखिलेश यादव ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए फैसला लिया है, जिसमें अब हर एक जिलों में जातिगत चौपाल लगाती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी। वहीं जातीय नेताओं की मदद से यह अभियान चलाया जाएगा और जिलों में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। तो अखिलेश यादव अब जनता से संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एमवाई के साथ ही अब पीडीए का समीकरण साथ लिए हुए अखिलेश यादव अब जातिवार चौपाल लगाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में नजर आएंगे। तो भाजपा के टिफिन अभियान का जवाब माना जा रहा है अखिलेश यादव के इस अभियान को, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। तो वहीं अपना दमखम दिखाने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी जातिगत चौपाल हर एक जिले में लगाती हुई नजर आएगी, जिसके लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, अखिलेश यादव 2024 के लिए रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं अब जातिगत चौपाल लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। इस अभियान की शुरुआत कब से होनी है विभांशु, और इस अभियान में खास बातें क्या होंगी? जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गली, गांव और कस्बों को से कहीं ना कहीं एक आम जनमानस का समर्थन जुटाने के लिए और संगठन के तमाम पदाधिकारियों को एक्टिव मोड में लाने के लिए टिफिन बैठक की शुरुआत की गई थी, जो सकुशल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग कोनों में चला। अब इसी की काट को लेकर समाजवादी पार्टी अब ग्राम चौपाल लगाने जा रही है। इसके लिए अगर बात की जाए तो अभी तिथियों का ऐलान नहीं किया गया है। मुस्कान, मतलब बताया जा रहा है कि प्रदेश के 75 जिलों में चौपाल लगाया जाएगा। और इसको लेकर बात की जाए तो सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की तरफ से एक जानकारी साझा की गई, जिसमें कहा गया कि प्रदेश के जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया जा चुका है कि वो गांव चौपाल लगाएंगे। इसमें अगर बात की जाए तो सपा के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तत्काल के विधायक, बात करें तो तमाम बड़े नेता जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक नाम रखते हैं, ऐसे चेहरों को कहीं ना कहीं आगे करके ग्राम चौपाल लगाया जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो प्रदेश की तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हुई है, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जाति जनगणना, यूसीसी और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दे जो सपा कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रही है, इन मुद्दों पर चर्चा करके आम जनमानस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच सपा अपना एक्टिव जो तेवर है उसको दिखाते हुए नजर आएगी। ठीक है, देखिए विभांशु, अखिलेश यादव लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एमवाई समीकरण के साथ ही पीडीए के समीकरण को साधने की भी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जातिगत चौपाल कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है अखिलेश यादव के लिए? जी, साफ तौर से जातिवार जो चौपाल लगाई जा रही है, साफ है कि इस बार एमवाई फैक्टर को भूलकर और समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरेगी, ऐसा सपा के तमाम नेताओं के द्वारा बयान भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर 24 की नैया पार करने के सपने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 24 के नतीजों के बाद कितने अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए हैं अखिलेश यादव। चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा, मगर साफ तौर से इन तमाम जो मुद्दे हैं वो सपा लगातार जिन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आई है, उन्हीं मुद्दों पर चौपाल में भी बात करेगी। साथ ही बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।